नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां हरदोई में अवैध रूप से निजी अस्पताल चलाया जा रहा था। इसे लेकर अब सीएचसी के अधीक्षक और एसडीएम की मौजूदगी में इसे सीज कर दिया गया है। यहां आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती एक महिला की हालत काफी गंभीर हो गई थी और उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद अस्पताल पर कार्रवाई की गई और इसे सील कर दिया गया है। कि यहाँ पे एक प्रसूता जो थी भर्ती हुई थी और बाद में उनकी देहांत थी। अखबार के माध्यम से उल्लेख था उसी संदर्भ में उप जिलाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और एसएचओ सर के माध्यम संयुक्त टीम के द्वारा यहाँ पे आया गया। तो हॉस्पिटल जो है अब मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। आपको बता दें, इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अज्ञात वाहन ने ये टक्कर मारी है और आपको बता दें, कार को टक्कर मार दी गई। मृतकों में 3 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं और साथ ही एक बच्चा भी इस दौरान मृतकों में शामिल है। आज सुबह थाना नवजीत क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे पर माइल स्टोन 68 के निकट एक वैगनार वाहन यूपी 16 DB 9872 का एक अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, जिसके फलस्वरूप वैगनार में सवार 3 पुरुष 3 महिला एवं एक बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। एक पुरुष एक बच्चा घायल है, जो कि हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। यह वाहन संडीला हरदोई से नोएडा की ओर एक वैवाहिक समारोह में जा रहा था। और इसी बीच मथुरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें। यहाँ मथुरा में एक सड़क हादसे पर सीएम योगी ने शोक जताया है। मथुरा सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और घायलों को समुचित उपचार के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। और आपको बताते चलें कि एक सड़क हादसा हो गया था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, जिस पर मथुरा में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी, जिस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दुख जताया गया है, शोक जताया उन्होंने और घायलों के समुचित उपचार के लिए सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। बड़ी खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर कई लोगों की मौत हो गई एक दुर्घटना में, जिस पर सीएम की तरफ से दुख जताया गया है। साथ ही सड़क हादसे पर सीएम योगी ने शोक जताया हुआ है और इसी के साथ ही घायलों के उपचार को लेकर भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए। और दिल्ली में बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा के मामले में बवाल जारी है। यहाँ आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आज फिर से इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें पंजाब पुलिस को दिल्ली और हरियाणा में डिटेन करने के मामले में हाई कोर्ट में बहस होगी। इस मामले में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट में एफिडेविट दायर कर चुकी है। तो वहीं कल हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा था। हाई कोर्ट ने बग्गा को हरियाणा से दिल्ली ले जाने से रोकने की पंजाब सरकार की मांग को ठुकरा दिया है। तो वहीं बग्गा को दिल्ली में शुक्रवार की आधी रात को मजिस्ट्रेट के आगे पेशी के बाद घर भेज दिया गया। बग्गा अब दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में रहेंगे और चोट की वजह से बग्गा को बयान दर्ज करवाने के लिए सोमवार की सुबह तक का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि घर वापसी के बाद दिल्ली में बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर दिया है। बग्गा ने कहा कि उन पर एक नहीं बल्कि 100 एफआईआर कर दो, तब भी वो डरने वाले नहीं हैं। तो वहीं कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि मेरा कसूर यह है कि मैं उनसे रोज सवाल पूछता हूं। बग्गा बोले कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को 24 घंटे में जेल में डाल दूंगा। मैं यही पूछ रहा हूं कि अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया। उन्हें लगता है कि केस दर्ज कर वो मुझे सवाल पूछने से रोक लेंगे। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठ बोलने पर माफी मांगने की मांग छोड़ देंगे। हम रुकने और डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि सोमवार को मैं पूरा बयान दूंगा। जिन लोगों ने हाथ उठाया और अवैध हिरासत में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। और अब खबर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से है, जहां आपको बता दें कि स्वर्ण बाग कॉलोनी में एक मकान में भीषण आग लग गई और आग लगने से 7 लोग जिंदा जल गए हैं और इनकी मौत हो गई। ये घटना शनिवार दोपहर को हुई और उस वक्त इस मकान में रहने वाले लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अधिकांश की नींद में ही जलने से और दम घुटने से मौत हो गई। तो वहीं आग के कारणों का पता नहीं चला है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।
फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव को एमवाई अस्पताल में भेजा है और आग के शिकार हुए लोगों में अधिकांश किराएदार बताए जा रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने 7 लोगों के मरने की पुष्टि भी की है। तो वहीं अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से ये भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने में करीब 3 घंटे का समय लगा। हादसे के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से पहले आग पार्किंग में लगी और पार्किंग में खड़े जो वाहन थे वो इस आग की चपेट में आए, फिर धीरे धीरे पूरे घर में ये आग फैल गई। इसने इतनी तेजी से विकराल रूप ले लिया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तो वहीं कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। साथ ही कलेक्टर ने कहा है कि घटना के कारणों की जांच की जाएगी। मृतकों के परिजन 4-4 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे और घायलों को भी आरबीसी की धारा के तहत मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही मनीष सिंह ने कहा है कि स्वर्णबाग कॉलोनी में अवैध निर्माण की जांच भी वो करवाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर शोक जताया है और उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि इंदौर के स्वर्णबाग कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से हुए हादसे में कई अनमोल जिंदगियों के असमय निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। घटना में मौत की खबर अत्यंत हृदय विदारक है। और अब रुक करेंगे वाराणसी का, जहां पर वाराणसी के ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरी परिसर में अदालत के आदेश पर शुक्रवार को एफिडेविट कमिश्नर की अगुवाई में एक टीम ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर कुछ हिस्सों में वीडियोग्राफी कर सर्वे किया था। वादी पक्ष के वकील के मुताबिक शनिवार को बैरिगेटिंग के अंदर सर्वे करवाया जाएगा और मुस्लिम पक्ष के वकील के एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इसके खिलाफ अदालत में प्रार्थना पत्र देने का ऐलान किया है। तो वहीं आपको बता दें कि वादी पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने वीडियोग्राफी सर्वे का आज का काम पूरा होने के बाद संवाददाताओं को बताया है कि एडवोकेट कमिश्नर ने जिलाधिकारी से समन्वय करके ये लिख दिया है कि कल हम बैरिगेटिंग के अंदर जाएंगे। कल अपराह 3 बजे का समय निर्धारित हुआ है और बैरिगेटिंग के अंदर जाने के लिए कल पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होगी और एफिडेविट कमिश्नर हम लोगों की मौजूदगी में बैरिगेटिंग के अंदर जाएंगे। उधर मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने वीडियोग्राफी सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें बदलवाने के लिए शनिवार को अदालत में एक प्रार्थना पत्र देने की बात कही। उन्होंने सर्वे को दायरे में लिए जाने वाली इमारतों को कुरेद कर दिखाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अदालत ने खोदने या कुरेदने का कोई आदेश नहीं दिया। वहां शुक्रवार को हुई कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आज वीडियोग्राफी सर्वे टीम ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर नहीं गई। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर हाई कोर्ट के निर्देश पर लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आपको बता दें, जहां लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई अभी भी जारी है और इस दौरान हाई कोर्ट के निर्देश पर सभी लाउड स्पीकर्स को हटाया जा रहा है। प्रदेश में 64,000 लाउड स्पीकर अब तक हटाए जा चुके हैं। 57,000 लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है। लाउड स्पीकर पर बड़ी कार्रवाई इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर करीब जो आंकड़ा सामने आया उसके अनुसार 57,000 लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई, जबकि करीब 60,000 से ऊपर स्पीकर हटा दिए गए हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक सूची जारी की गई है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर तमाम लाउड स्पीकर्स को हटाया जा रहा है। तो वहीं जो लाउड स्पीकर मौजूद हैं उनकी भी आवाज कम कर दी गई है और अब तक प्रदेश में 64,000 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं, जबकि 57,000 लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। और खबर अब रायबरेली से है, जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा भी है जो सिर्फ लैब असिस्टेंट के सहारे चलता है। या ना तो स्थायी डॉक्टर है यहाँ पर, ना ही नर्स। छोटे बीमारियों के लिए भी मरीजों को निजी चिकित्सकों की शरण में जाना पड़ता है। स्टाफ न होने की वजह से कोरोना की वैक्सीन लगाना भी अब बंद कर दिया गया है। इस मामले में प्रशासन की लगातार लापरवाही भी देखने को मिल रही है। ऐसा है कि परमानेंट डॉक्टर यहाँ पे हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग की पोस्टिंग यहाँ पे भी रहती है, डी में भी रहती है, और अगर कोई मेला लगता है या कोई भी सर्कुलेटरी ड्यूटी लगती है, जैसे अभी पिछला कोरोना हुआ था उसमें भी सर्कुलेटरी ड्यूटीज होती हैं, तो हम लोग को फेरबदल करके जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग को सरकार तैनात करती है।
किसी भी वक्त में कोई भी इमरजेंसी ऐसी पड़ती है जिसमें मरीज को बहुत सीवियर इलाज होना होता है या कुछ होना होता है, तो उसके लिए हम लोग CHC पे उसको पेशेंट को यहाँ से ट्रांसफर करते हैं और CHC से पूर्ण इलाज होता है। अगर वहाँ से भी कोई दिक्कत परेशानी महसूस होती है तो फिर जिला अस्पताल के लिए रेफर करते हैं। और रामपुर PSC में काफ़ी दिनों से डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हो पा रही, ना NM की पोस्टिंग हो पा रही है, जिससे कि यहाँ पे इतने बड़े नगर में जिसकी जनसंख्या कम से कम 23-24 हजार है और कोई अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि इतने बड़े नगर के लिए कम से कम बड़ी एक CHC का निर्माण कराई जाए। और अब मामला सोनभद्र से है, जहां भीषण गर्मी का असर रिहद बांध जल परियोजना पर दिखने लगा है। यहां पर रिहद बांध जल परियोजना पर यह असर दिखा है, जहां आपको बता दें कि लगातार जल स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है। इससे उत्पादन प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं 2021 की तुलना में इस साल 4 फीट की गिरावट दर्ज की गई। तेजी से गिर रहे इस जल स्तर की वजह से जल परियोजना आधारित संयंत्र से विद्युत उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। रिहंद डैम में देख लीजिए, बिजली के संकट आने का जो कारण है वो इस संबंध में जानकारी जल विद्युत उत्पादन खंड से हो पाएगी। वर्तमान में जो है रिहंद का जो जल स्तर है, वर्तमान में रिहंद का जल स्तर आज का देखेंगे अगर आप जो है 842.7 फीट है, जो गत वर्ष की तुलना में 4 फीट कम है। पिछली वर्ष जो है 846 इसका जल स्तर था। 830 पे हमारा डेड स्टोरेज वाला था, उस वहाँ से फिर बिजली का प्रोडक्शन नहीं किया। और प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां कुएं में किशोरी का शव मिला है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले घर से किशोरी गायब हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और अब उसका शव कुएं से बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में सपा प्रदेश मुख्यालय में तमाम जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने भाषण में उन्होंने एक नया जोश भरने की भी कोशिश की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तो जमकर निशाना साधा ही, साथ ही सपा की तारीफों के कसीदे भी कर दिए। कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस दौरान संबोधित भी किया गया, जहां मुलायम सिंह यादव ने कहा कि यहाँ ये साफ है कि अब लड़ाई 2 ही लोगों के बीच है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। उत्तर प्रदेश में अब कोई तीसरा नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब 2024 की लड़ाई के लिए तैयार रहें। मुलायम सिंह ने आगे कहा है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया में चर्चा समाजवादी पार्टी की है, उसके बावजूद कई टिप्पणी की गई समाजवादी पार्टी के बारे में और आपकी जिम्मेदारी अब बहुत बढ़ गई है। इस जिम्मेदारी और इस विश्वास को खोएंगे नहीं। लोगों ने विश्वास किया है तो इस विश्वास पर हम अडिग होकर काम करेंगे। और इसी बीच विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे हैं अमित शाह और यहां पर कोलकाता पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जुटने और 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी हित में काम करने को कहा। साथ ही 1 साल बाद कोलकाता आए अमित शाह ने शुक्रवार की शाम को ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी के नेताओं से साफ कह दिया है कि बंगाल की लड़ाई सूबे के स्थानीय नेताओं की पूरी ताकत के साथ लड़नी होगी। उन्हें हर बात के लिए दिल्ली की ओर देखने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। बीजेपी की बैठक में गृह मंत्री ने आगे ये भी कहा कि संगठनों को दोबारा से बूथ स्तर पर पूरी तरह से मजबूत कर राज्यों के सभी नेताओं, सांसदों और विधायकों को पूरी ताकत झोंकनी होगी। उन्होंने राज्य के नेताओं को कहा है कि आप अपने आप पर विश्वास रखकर तैयारियों में जुट जाओ। आगामी लोकसभा और अगले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत जरूर मिलेगी। और रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। इस बीच यूरोपीय यूनियन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।
इस बार यूरोपीय यूनियन रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा पर प्रतिबंध लगाएगा। पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड को यूरोपीय यूनियन ने अपने प्रतिबंधों की सूची में शामिल कर लिया है। दरअसल यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के छठे प्रस्तावित पैकेज में पुतिन की प्रेमिका का नाम शामिल बताया जा रहा है। 2 यूरोपीय राजनयिक स्रोतों के मुताबिक पुतिन से रोमांटिक तौर पर जुड़ी एलिना कबाएवा को प्रभावित और प्रस्तावित यूरोपीय संघ प्रतिबंधों की सूची में शामिल किया गया है। हालांकि सदस्य राज्यों के विवेक पर किसी नाम को हटाया या दूसरे नाम को जोड़ा भी जा सकता है। इस दौरान एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन ने मसौदा प्रस्ताव पर अभी आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए हैं। राजनयिक सूत्रों में से एक ने शुक्रवार की सुबह मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बात को लेकर चर्चा जारी है, हमें इंतजार करने की जरूरत है। तो वहीं पुतिन की कथित तौर पर गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा का जन्म 1983 में हुआ था और पहली बार 1 दशक से भी अधिक समय पहले पुतिन से वो जुड़ी थी। वो एक मॉडल विजेता हैं और एक मेडल विजेता हैं जिम्नास्टिक्स में। हालांकि वो तलाकशुदा पुतिन के साथ उनके किसी संबंध से इनकार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कबाएवा और पुतिन कथित तौर पर तब मिले थे जब वो एक युवा जिम्नास्ट थी और इस दौरान यूरोपीय प्रतियोगिताओं और ओलंपिक खेलों में घरेलू स्तर पर वो कई पदक भी जीत चुकी हैं।